उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन चंद पंक्तियों से आज मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की थी। और एक चीज यहाँ आज सिद्ध हो गई है, हार के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। और जैसा कि आज हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। जैसे कि हिंदुस्तान के आज वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है पूरी दुनिया को, जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। तो पहली चीज, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज की तरफ से हिंदुस्तान के इस मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों को मैं सैल्यूट करता हूं और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत के साथ मैं आज इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं। अब जैसा कि एक शिक्षक के नाते और आप एज ए कंपटीटर के नाते आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि चंद्रयान पहुंच गया है, चंद्रयान की ये इस मिशन से रिलेटेड कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। बहुत खुशी है हम सभी को कि हमने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसको उम्मीद दुनिया के वैज्ञानिकों ने या दुनिया की एजेंसियों ने नहीं की थी। और चंद संसाधनों में, यानी जितने बजट में दुनिया के जो एजेंसीज हैं वे जितने बजट में कर सकती थी, उसके आधे से आधे बजट की बात की जाए तो उतने में किया था। जैसा कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, अगर मैं बात करूं, इस चंद्रयान मिशन को सिर्फ और सिर्फ 650 करोड़, लगभग 650 करोड़ रुपए में इस मिशन को पूरा कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए, और आप भूल गए हैं इस लेक्चर को लाइक करने के लिए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। जैसा कि चंद्रयान 3 की बात की जाए तो चंद्रयान 3 के थोड़ा पहले हम चलते हैं, लमसम 5 साल पहले, 4 साल पहले हम चलते हैं, जब हिंदुस्तान ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा था, जो कि सितंबर माह में पहुंचना वाला था। और लेकिन उस मिशन में हम आंशिक रूप से सफल रहे हैं। कुछ जगह आपको मिलेगा हम आंशिक रूप से असफल रहे हैं। भाई, गिलास आधा भरा है ये बोलना ज्यादा अच्छा है, इससे गिलास आधा खाली है। निगेटिविटी क्यों लाते हैं आप? तो पॉजिटिव में देखिए कि हम आंशिक रूप से सफल हुए थे। क्यों? चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा। रीजन ये रहा कि ये जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा की जो कक्षा थी, ऑर्बिट, यहाँ पर हमने सैटेलाइट स्थापित कर लिया। सैटेलाइट से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो लैंडर को लैंड करना था, सिर्फ वहीं पर वो उस लैंडिंग जो होनी थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। सॉफ्ट लैंडिंग का तात्पर्य यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतर नहीं सका था, जिसकी वजह से वो कनेक्शन उपग्रह से टूट गया और हमारा मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन आंशिक रूप से असफल रहा। इसी चंद्रयान 2 का ये नेक्स्ट मिशन है। अब चलिए आगे देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में अगर कुछ चीजें आप पहले जान लीजिए, तो उसके बाद हम और थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में इसलिए हम बताएं आपको, तो चंद्रयान 3 जैसे मोटी मोटी बातें सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और आज के दिन अर्थात 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर लैंडर जो है लैंड कर गया और लैंडर का नाम यहाँ पर
विक्रम दिया गया है, लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है, ठीक है, विक्रम। और जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही था, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। प्रज्ञान का संस्कृत शब्द से लिया गया है, और संस्कृत शब्द में प्रज्ञान का अगर हिंदी देखी जाए, मतलब उसका अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। प्रज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। तो यहाँ एक्चुअली में पृथ्वी के, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। तो इससे क्या हुआ, ये सैटेलाइट लॉन्च की गई, और सैटेलाइट लॉन्च होके पृथ्वी की सतह से ऑर्बिट से धीरे धीरे दूर होती रही, और ट्रांसफर ऑर्बिट के माध्यम से फिर चंद्रमा के ऑर्बिट से धीरे धीरे इसके नजदीक होता रहा, और यहाँ पर सैटेलाइट सेट किया गया। और सैटेलाइट सेट होने के बाद एक्चुअली में मुझे लैंडर को, अर्थात ये जो मिशन था ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर का मिशन है, इसलिए यहाँ से लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया, जिसका नाम विक्रम दिया गया है। इस लैंडर के अंदर एक रोवर नाम का एक रोबोट है, जो कि 6 पहिए की एक गाड़ी नुमा आकृति है उसकी। उसमें सेंसर लगे हैं, उसमें हाई क्वालिटी के कैमराज लगे हैं, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरकर वहां की फोटोज भेजेगा, वहां की इमेजेस भेजेगा, ठीक है। अब इतनी बात आके समझ में आ गई। अब कुछ और पॉइंट की देखें तो जैसे कि अब चंद्रमा अर्थात चंद्रयान 3 जो है वो स्पेशली किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। तो जैसे आप कुछ चीजें और जानिए, जैसे हमारा ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो ब्रह्मांड किससे बना है, लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं से बना है। किससे बना है, आकाश गंगाओं से बना है। और ये आकाश गंगाएं लाखों करोड़ों सौरमंडलों से बनी है। किससे बनी है, सौरमंडल से बनी है। ये सौरमंडल जो है, इसमें अगर हम बात करें, हमारा एक सौरमंडल है जिसमें 8 ग्रह हैं। इन 8 यथा सौरमंडल लाखों करोड़ों ग्रहों से बना है, और इस लाखों करोड़ों ग्रहों में हमारे जो सौरमंडल है, इसमें एक जो सौरमंडल है इसका एक सूर्य है इसमें, और इसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है। क्या है, 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ के उपग्रह हैं, कुछ के नहीं है। इन उपग्रहों में ही एक आपका है चंद्रमा उपग्रह, मून, जिसमें आज हम, और ये चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इतनी बात आपकी समझ में आई। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा दूर के, अब चंद्रमा दूर के हैं, लेकिन चंद्रमा की तस्वीर और चंद्रमा की वास्तविक इमेजेस हम तक पहुंचेंगी आसानी से, ठीक है। रॉकेट से इसको भेजा गया है चंद्रमा को, उसका नाम है LVM-3। अर्थात LVM-3 का तात्पर्य क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, अर्थात इसको आप ये भी बोल सकते हैं GS LVM-3, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। क्लियर। तो इस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इतनी बात समझ में आई। इसको लॉन्च करने में पूरा खर्चा जो है 650 करोड़ रुपया बताया गया, ठीक है। और ताजुब की बात यह है, जितने रुपए में, जितनी लागत में हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया है, ठीक है, उतार दिया है, उसने ही रुपए में हमारे देश में लगभग 1 किलोमीटर दूरी की सड़कें बन रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यही मिशन आप नासा वासा में देखें, तो नासा या अन्य देशों की एजेंसियां देखेंगे आप, तो ये एक्चुअली में वहां पर लगभग कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता। 1500 से 2000
करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता। लेकिन हिंदुस्तान में उसके आधे अगर 1500 का देखा जाए तो लमसम ये आधा ही है, तो ये आधे रुपए में हम चंद्रयान को भेजने में सफल हैं। दूसरी चीज, चंद्रयान 3, आप एक चीज जानिए, यहाँ पर बारीकी समझिए, क्योंकि आप जो न्यूज सुन रहे हैं उसमें न्यूज तो चले, सारी बातें सही हैं, लेकिन उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनिए। चंद्रमा की सतह पर लैंडर को भेजने वाले, शॉर्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा है, 4th कंट्री है। इसके पहले यूएसए, फिर रसिया, फिर चाइना। अभी रसिया ने अपना एक उपग्रह भेजा था चंद्रमा के लिए, लूनर, जो कि फेल्ड हो गया, असफल रहा, और लेकिन हमारा सफल हो गया, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल रही। ठीक है, अब आप कहोगे सर टीवी और समाचार और न्यूजों में जो हमारे देश की नंबर 1 मीडिया है वो तो बता रही है कि सर भारत पहला है। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत पहला देश है। ठीक, पहला देश है भारत दक्षिणी ध्रुव पर। तो आप कहोगे सर बाकी जो आपने 3 देश बताए कि उन्होंने भी सॉफ्ट लैंडिंग करवा रखी है, तो उन्होंने क्या करवा रखी है? आइए मान लीजिए चंद्रमा है, ये इसकी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इन 3 देशों ने इस भूमध्य रेखा के या तो उत्तरी या तो दक्षिणी भूमध्य रेखा के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। लेकिन हमने कहा कराई है? दक्षिणी ध्रुव पर। कितने डिग्री अक्षांश पर? 70 डिग्री अक्षांश पर। चंद्रयान 2 भी 70 डिग्री अक्षांश पर ही लैंड करना था। समझ गए? सारा सब कुछ वही है। फिर आप कहोगे सर सब कुछ वही है, तो फिर यही बता दो कि आप चंद्रयान 2 पढ़ लीजिए। पढ़िएगा चंद्रयान 2, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है आप देखिए। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये आप समझिए, ये हमारा चंद्रमा है, चंद्रमामा है। ठीक है, तो चंद्रमामा यहाँ पर ये इसके चारों ओर सैटेलाइट घूमेगा, ये सैटेलाइट है। क्लियर? इस सैटेलाइट में एक एक्स्ट्रा, मतलब इस बार प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है। क्या लगाया गया? मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या है सुनिए। इस सैटेलाइट से जब लैंडर को हम दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, जब ये सॉफ्ट लैंडिंग करा लेंगे, इस सॉफ्ट लैंडिंग से यहाँ पर ये लैंडर है, यहाँ से रोवर निकलेगा। ठीक है, रोवर निकलने के बाद ये रोवर एक रोबोटिक जो यहाँ पर विचरण करेगी, गतिमान है, लेकिन उसकी सारी कंट्रोलिंग धरती पर बैठे हुए जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग इसरो के संस्थान में, वो यहाँ से सिग्नल भेजेंगे तो मुड़ेगी, दाएं के सिग्नल लेंगे दाएं मुड़ेगी। अब आप सोचिए कि सर यहाँ से कैसे हो जाएगा, तो सोचिए ये जो सिग्नल भेजा जाएगा प्रकाश के, सूर्य के जो प्रकाश होता है उस स्पीड से भेजा जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये काम करता रहेगा। अब यहाँ से जो फोटो खींचेगा, जो भी सिग्नल रोवर देगा, रोवर यहाँ से फिर फोटो इमेज जो भी लेगा लैंडर को भेजेगा। लैंडर वो सिग्नल भेजेगा किसको? इसको, प्रोपल्सन मॉड्यूल को, और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ये सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट्स को, और सैटेलाइट के माध्यम से फिर ये सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचेगा इसरो का, जहां पर ये पूरा कंट्रोलिंग सेंटर होगा। आगे बात समझ में? तो क्या इसमें नया किया गया है? प्रोपल्सन मॉड्यूल ऐड किया गया है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्लियर? बाकी सारी चीजें वही हैं, लैंडर, रोवर जो कि एक रोबोट, रोवर को नाम दिया गया प्रज्ञान।
अप्रज्ञान के बारे में मैंने बताया है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। क्लियर। लैंडर अर्थात ये लैंड करेगा, ये स्थित रहेगा अपनी जगह पर, ये घूमेगा। जो चंद्रमा है इसका परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल अर्थात चंद्र पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? तो 28 दिन में। कितने दिन में? 28। एक इसकी खूबी और है, इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल या घूर्णन गति, वो भी 28 दिन में। कहने का तात्पर्य जितनी स्पीड से अपनी धुरी पर घूम रहा है उतनी स्पीड से ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। आई बात समझ में? आप जान लीजिए कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित की गई एक ऐसी युक्ति है जो ग्रह, उपग्रह या तारों के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। उसको कंट्रोल मनुष्य करता है। आगे बात समझो, सिग्नल भेजता रहता है। अब आपके दिमाग में आ गए होगी बात, सर ये जो लैंडर है ये चंद्रमा पर कितने दिन रहेगा? क्या वहीं अपना हैप्पी बर्थडे मनाएगा अगला? नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं मना पाएगा। आइए, ये जो लैंडर है, क्या लैंडर, ये स्पेशली चंद्रमा पर एक लूनर दिन रहेगा। चंद्रमा पर एक लूनर दिन रहेगा, एक लूनर दिन रहेगा। अब एक लूनर दिन क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे दिन रात होती है तो 24 घंटे के एक दिन बोल दिया जाता है, वैसे ही वहां पर एक दिन को लूनर बोलते हैं। तो एक लूनर बराबर होता है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। एक लूनर दिन उनका, हमारे यहाँ 24 घंटे के एक दिन होता है, उनके यहाँ एक 14, हमारे यहाँ के 14 दिन बराबर वहां के एक लूनर दिन। अर्थात अब एक बात यहीं पर याद आगे बता दूं, जो ये चंद्रमा है, सॉरी जो चंद्रयान 3 है, ये आज के दिन क्यों उतारा गया वहां पर? क्योंकि आज सुबह से ही वहां पर सूर्योदय होना था। जितने बजे से उतारा गया वहां सूर्योदय होने वाला है, तो सूर्योदय हो जाएगा तो 14 दिन तक ये जो हमारा लैंडर है ये सोलर सेल से चलेगा। सोलर पैनल लगे हैं उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती रहेगी और वो चार्ज होता रहेगा सूर्य के प्रकाश से और वो काम करता रहेगा। तो टोटल मिशन लैंडर का 14 दिन का है। कितने दिन का है? 14 दिन का है। अब जैसे आपके दिमाग में एक चीज होगी कि सर दक्षिणी ध्रुव में क्यों उतारा मैंने? हमने इसके पहले लैंडर उतारा नहीं है, तो हमें भूमध्य रेखा के आसपास के उतार लेना चाहिए था आसानी से। दक्षिणी ध्रुव को मैंने इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्यों किया गया इसको? तो आइए जानते, इसका रीजन है कि लमसम आज के 100 वर्ष पहले या 150 वर्ष लगभग मान लीजिए, जो मानव है ये पहली बार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका पर पहुंचा था। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य, या लगभग 105 वर्ष या 100 से 105 वर्ष के वर्ष पूरे होने के लगभग, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं मालूम है, ठीक है, पहुंचने के कारण ये एक चैलेंज लिया गया कि अब लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचा जाए और वहां पर खोजबीन की जाए कि वहां की वास्तविकता क्या है और वहां की एक्टिविटी, वहां की खनिज, वहां के पानी वानी की क्या दशा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब तो कुछ चंद्रयान के इतिहास। चंद्रयान 1 की अगर बात करें, चंद्रयान 1 एक्चुअली में 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। इसका रॉकेट का नाम क्या था? PSLV C11 अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कार 11। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कार 11 के माध्यम से चंद्रयान 1 भेजा गया था। ये जो रॉकेट था, अब रॉकेट समझ लीजिए रॉकेट कैसे बनता है। ये रॉकेट है, ठीक है, ये जो 4 चरणों का रॉकेट है, 1 2 3 4, ये अब ये जो सैटेलाइट होती है ना, यहां पर रखी होती है सैटेलाइट, यहां पर सैटेलाइट होती है और ये चारों के चारों इसका जो चरण होते हैं इसके, ये सारे ईंधन से भरे हुए होते हैं। काहे से भरे होते हैं? ईंधन से भरे हुए होते हैं। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। एक चीज जान लीजिए आप कि चंद्रमा पर
पानी है, ये सबसे पहले खोज दुनिया में भारत ने चंद्रयान 1 के माध्यम से कर ली थी। लेकिन ये चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा नहीं था। चंद्रमा के दूर से सुदूर से रहते हुए फोटो खींची, वहीं से ये सारी जानकारियां मिली और ये पता चला चंद्रयान से कि चंद्रमा पर जो पानी है वो ठोस रूप में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जानकारी दुनिया में सबसे पहले कितने दी है? चंद्रमा ने दी है, चंद्रयान 1 ने दी है। हिंदुस्तान, भारत ने दिया है चंद्रयान 1 मिशन के माध्यम से। तो मिशन था, ये गए था तो 2 साल के लिए, लेकिन इतना अच्छा, इतना सफल रहा कि 2 वर्ष से ज्यादा दिन तक ये चंद्रयान 1 काम करता रहा। अब आइए, जैसे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रमा पर अब तक कितने देशों ने अपने आदमियों को लैंड किया है, तो आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है, उसका नाम है यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का एकमात्र देश है जिसने मानव को चंद्रमा की धरती पर उतारा है। कहाँ पर? चंद्रमा की धरती पर। बाकी कोई भी देश अभी तक नहीं ऐसा रहा है जिसने चंद्रमा की धरती पर अपने सैटेलाइट के माध्यम से चंद्रमा की धरती पर उतारा हो। जैसे हमारे यहाँ सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, ये लोग अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, चंद्रमा यात्री नहीं रहे। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी समझिए, अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी से जब आप 14 से 15 किलोमीटर या मान लो अधिकतम 20 किलोमीटर की हाइट तक ही आप हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। आप पूछोगे आप सर इसके ऊपर क्यों नहीं? भैया इसके ऊपर ओजोन लेयर शुरू हो जाती है, कौन जान खतरे में डालेगा। फिर जब इस पृथ्वी से, तो ये यात्री क्या कहलाए? वायुयान यात्री कहलाए, हवाई यात्री कहलाए। लेकिन जब इस पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दूरियां हैं, 400 किलोमीटर की दूरी पर कोई यात्री पृथ्वी के चक्कर लगा कर आए तो उसको अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। लेकिन सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से 3,84,000 दूरी तय कर आ जाए, दूरी तय करके आ जाए और चंद्रमा पर न उतरे, तब भी वो अंतरिक्ष यात्री ही कहलाएगा, अंतरिक्ष यात्री ही कहलाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी पर चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा पर उतर करके, चंद्रमा की सतह पर उतर करके वापस आए, तो उसको चंद्रमा यात्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चंद्रमा यात्री बोलेंगे, चांद यात्री बोलेंगे। ऐसा कारनामा करने वाला अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसने अपने व्यक्तियों को चंद्रमा पर उतारा है। अब लेकिन आप कहोगे सर हमारे देश के लोग क्यों नहीं उतर सकते? नहीं उतर सकते क्योंकि GSLV, PSLV, मार्क 1, C11 के माध्यम से आप नहीं जा सकते। इसके लिए कुछ विशेष स्पेशल रॉकेट्स की जरूरत होती है। उस स्पेशल रॉकेट्स का नाम होता है RSLV या RLV बोल सकते हैं आप। RSLV का मतलब होता है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल मतलब आप जिसको मानव को भेज दिया, क्या उसको वहीं छोड़ दोगे? जैसे लैंडर गया अपने यहाँ चंद्रयान 3 दे, तो वहीं रह जाएंगे, 14 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म, ये वहीं रह जाएंगे। लेकिन जब मानव को भेजा उसको वापस भी तो लाओगे भैया, इसको क्या बोलेंगे? रीयूजेबल, अर्थात एक बार गया, यूज हुआ, फिर वापस आपको यूज करना है। तो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब आइए जानते हैं वो 3 व्यक्ति कौन थे। आपने नाम सुना होगा अपोलो का। अपोलो क्या है? अपोलो एक्चुअली में नासा के एक मिशन था। क्या था? नासा का मिशन है, इंडिया का नहीं है, नासा का मिशन है अपोलो। आपने सुना होगा अपोलो 8, 1, 2, 3, अपोलो 11,
अपोलो 12 अपोलो 17 तक हुआ चला ये सीरीज। अपोलो मिशन का उद्देश्य था पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों या उपग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये अपोलो का अर्थात अपोलो जो मिशन था नासा के माध्यम से चलाया गया था, उनका ये उद्देश्य था। अपोलो 8 इस सिलसिले में चंद्रमा के खोज चंद्रमा की जानकारी के लिए भेजा गया, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा। लेकिन अपोलो 11 वही है जिसके माध्यम से यूएसए ने अपने देश के 3 आदमियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा है। उन 3 आदमियों के नाम में से एक का नाम आपकी जुबान है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बज्र एल्ड्रिन और एक है माइकल कोलिंस। ये 3 लोग थे जिसको अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर भेजा था। लेकिन माइकल कोलिंस का दुर्भाग्य रहा कि चंद्रमा के सतह पर नहीं उतरे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति हैं बज्र एल्ड्रिन। लेकिन माइकल कोलिंस सिर्फ सैटेलाइट में ही रहे ये देखने के लिए कि इन लोगों के सामने अगर कोई समस्या आ रही है, कोई कारण, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको उस सिग्नल को भेजने के यानी उस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए ये वहां पर उनके साथ थे। लेकिन ये बेचारे दुर्भाग्यवश इनके साथ ये बुरा हुआ कि पृथ्वी वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे। अपोलो 12 जान लीजिए, अमेरिका पहला देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर मानव को उतारा है। एक बार नहीं, 2 बार। एक बार अपोलो 11 मिशन, दूसरा अपोलो कौन सा? अपोलो 12 मिशन। ये लॉन्च हुआ था 16 जुलाई को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये लोग 4 दिन में पहुंच गए थे चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई को, और 24 जुलाई को ये पृथ्वी पर आ गए थे। अब आप सोचोगे कि हमने चंद्रयान 3 भेजा है, उसको 1 महीने 8 दिन लग गए, और ये एक मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगे और ये गए, काम भी किए और वापस भी आ गए। क्योंकि ये जो इनका जो रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम है सैटर्न 5। हमारा रॉकेट है GSLV M3। इनका है सैटर्न 5। सैटर्न 5 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट है। कौन सा है? सैटर्न 5 रॉकेट है, जिसके माध्यम से इन्होंने सैटेलाइट भेजा था। उस सैटेलाइट के माध्यम से 3 लोगों को भेजा था। ठीक है, यही सैटर्न 5 अपोलो 12 में भी काम करेगा। और इस अपोलो 12 को इन्होंने भेजा था 14 नवंबर को भेजा था 1969 में ही। कब? ये भी 1969 ये वही 1969 है जब 15 अगस्त 1969 को हमारे इसरो की स्थापना हो रही है। और इन्होंने स्थापना के पहले ही क्या किया है? अपने आदमी को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया है। और हम अभी स्थापना कर रहे हैं, करने वाले, किया भी नहीं है। लेकिन इनसे पहले हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर ये सिद्ध कर दिया है कि तुम डाल तो हम पार। ठीक है, आइए सैटर्न 5 यहाँ भी काम करेगा। 14 नवंबर 1969 को दूसरा मिशन भेजा गया अपोलो 12 अमेरिका की एजेंसी नासा के द्वारा ही। और ये 19 नवंबर को पहुंचे हैं। कितने को पहुंचे हैं? 19 नवंबर को पहुंचे हैं 1969 को, और 24 नवंबर को
ये वापस आ गया। ठीक है, फटाफट काम हो रहा है, 2 मिशन फटाफट अमेरिका ने पूरे किए हैं। अपोलो 12 से 2 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? 2 लोग। वो 2 लोग कौन से हैं? पीट कॉनराड तथा दूसरे हैं एलन बीन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए अमेरिका ने अब तक कितने लोगों को चंद्रमा की सतह पर उतार रखा, तो 4 लोगों को। आगे बात समझ में। अब चंद्रमा जो है एक्चुअली में उसका अगला मिशन है आर्टेमिस 2। क्या है? आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 1 हो चुका है, आर्टेमिस 2 वो लॉन्च करने वाले हैं। इससे ये 4 लोगों को चंद्रमा के 4 लोगों को भेजेंगे, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे नहीं। ये दूर से ही 10 दिन का ये मिशन है, दूर से ही चंद्रमा की फोटो वगैरह लेंगे, इमेज वगैरह लेंगे। लेकिन आर्टेमिस 3 के माध्यम से फिर अमेरिका प्लानिंग बना चुका, अगला मिशन है इसका आर्टेमिस 3। इससे जो व्यक्ति जाएंगे वो चंद्रमा की सतह पर फिर से उतरेंगे। ठीक, भारत का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 जो भेजा गया है। अब चंद्रयान 3 के बाद भारत ये सोचेगा, ये विचार करेगा कि चंद्रमा पर मानव भेजा जाए कि ना भेजा जाए, कैसे उतारा जाए। अब इस चंद्रयान 3 के माध्यम से सारी जानकारियां मुझे मिलेंगी। क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन दुनिया के लोग दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के डर क्यों रहे हैं? आपके जानकर हैरानी है, डर नहीं रहे हैं। लोग इतना पैसा खर्च करने के बाद अपना मिशन फेल नहीं करना चाहते हैं, फ्लॉप नहीं करना चाहते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो खतरों का खिलाड़ी है, हार के आगे जीत है। चलिए देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस है। कितना? -230 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो जल होगा वो जबरदस्त ठोस कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पर क्रेटर्स पाए जाते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्रेटर बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्रेटर अर्थात यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं गड्ढे, यानी छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, जिनमें सूर्य का इतने गहरे गड्ढे हैं कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ नहीं पहुंच पाता है और ऑलरेडी वो वहाँ अंधेरा बना रहता है। अब मान लो किसी ने लैंड किया कराया अपना लैंडर और वो किसी क्रेटर में जाकर लैंड कर गया तो सारा मिशन फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए लोग दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से डरते हैं। ऊपर से यहाँ का टेम्परेचर भी सही नहीं है, जबकि भूमध्य रेखा की जो बात की जाए वहाँ पर भूमध्य रेखा का टेम्परेचर ठीक ठाक है, अच्छा टेम्परेचर अच्छा है। और यहाँ की भूमि समतल है, यानी ज्यादा पर्वत पठार गड्ढे अड्ढे नहीं है, जिसके उच्चावत ज्यादा नहीं नजर आता है। इसलिए यहाँ पर लैंड कराना आसान है। इसलिए आपने देखा है अब तक दुनिया के 3 देशों ने ही सिर्फ लैंडिंग कराई है, यूएसए, रशिया और चीन ने। चौथा भारत जिसने लैंडिंग कराई, लेकिन भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई है चंद्रयान 3 के माध्यम से। चीन का पहला मिशन था चांग-ई, जो कि उसने चंद्रमा के सुदूर मतलब यहाँ ये उतरा नहीं था। ठीक है, दूर से ही ये अपना काम करके वापस आ गया था। अब सपोर्ट है भूमध्य रेखा पर अच्छा खासा प्रकाश रहता है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ जो उपकरण भेजे जाएंगे उनकी आयु यानी लंबे समय तक काम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए लोग भूमध्य रेखा के आसपास, उत्तरी या दक्षिणी भूमध्य रेखा के आसपास उतार लेते हैं, ध्रुवों की ओर नहीं उतारते। इसीलिए क्योंकि ध्रुव में आप देख रहे हैं 1 लूनर दिन होता है, अर्थात 1 लूनर बराबर पृथ्वी के 14 दिन, अर्थात वहाँ पर पृथ्वी 1 लूनर बराबर अर्थात 14 दिन पृथ्वी के बराबर वहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है, बाकी दिन अंधेरा ही रहता है। ठीक है, 28 दिन का है, यानी 14 दिन अंधेरा है, 14 दिन उजाला है। क्लियर? जैसे कि एक चीज और जान ले आप, जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा भी झुका हुआ है 1.5 डिग्री। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये झुका हुआ है, 1.5 डिग्री ये झुका हुआ है। चंद्रमा 1.5 डिग्री झुका हुआ है, हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है।
इससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हिस्सों पर यहाँ पर प्रकाश सही से नहीं पहुंच पाता है। अब इससे हमारा फायदा क्या है? सर केवल वाहवाही लूटने के लिए हमने चंद्रयान 3 को इतने रुपए लगाकर भेज दिए कि हमने उतार लिया, सॉफ्ट लैंडिंग करा ली, फोटो आएंगी, हम फोटो बढ़िया एल्बम बना के देख लेंगे। नहीं, क्रिएटर की फोटो भेजेगा जिससे यहाँ से ये पता चलेगा कि वो वहाँ अरबों खरबों वर्ष से कुछ हुआ नहीं है, तो वहाँ पर जो उसके भीतर जो चट्टाने हैं, जो खदानें हैं, उनके माध्यम से पता चलेगा कि अर्थात ये सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सब चीजों की जानकारी वहां से मिलेगी, प्रारंभिक सौर मंडल के साक्ष्य उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ चंद पंक्तियां मैं बोलता हूं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो ये रहा हमारा चंद्रयान 3 जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा है। मैं एक बार पुनः देश के सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस मिशन में अपने दिन रात 24-24 घंटे अपने दिए हैं, मेहनत किए, खून पसीना एक कर दिया इस मिशन को सक्सेस करने के लिए, उनको एक बार पुनः आज सभी की तरफ से और स्टडी विद PR पंकज चैनल की तरफ से मैं पंकज सिंह फिर से सैल्यूट करता हूँ सभी वैज्ञानिकों को। तो प्लीज चंद्रयान 3 कैसा लगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। आपको छोटे छोटे लेक्चर शॉर्ट्स देखने की आदत है, उस आदत को छोड़िए और ज्ञान अर्जित कीजिए और अपनी आगामी परीक्षाओं में जिस तरीके से जो एनर्जी, जो खुशी आपको आज चंद्रयान 3 के लैंडिंग करने से मिली है, वही खुशी एग्जाम हॉल में जब आपके प्रश्न आपके पढ़े हुए मिलेंगे तो आपको खुशी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप पढ़ाई करें, एग्जाम हॉल में बिल्कुल अपना कॉलर ऊंचा करके आए, बिल्कुल एटीट्यूड में आए। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, आज सभी का फिर से एक बार। तो आज के लिए इतना ही, आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।